तो आज हम लोग जिस चीज़ की बेसिकली मार्किंग करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में, वो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है। वैसे तो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट मार्क हो चुका है, सिर्फ यही एक सेक्शन बाकी रह गया था जिसकी मार्किंग नहीं हुई है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की भी मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा, तो 1.9 से तुम लोगों का ये सेक्शन टेक्स्ट बुक में शुरू होता है। तो ध्यान रखना, ये सेक्शन बहुत ही ईजी है। कई स्टूडेंट्स इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, बट इससे एक बहुत ही इजी 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। छोड़ने लायक सेशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं 15 मिनट्स की मार्किंग कराऊंगी। 15 मिनट्स में जितना मार्क हुआ, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग फिर आप लोगों का कल मार्क करेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स में जहाँ तक भी मार्क हुआ, तो देखते हैं क्या है ये चीज़। सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो कंडक्टर्स का डिफ़ाइन, तो यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ पे आपका डिफ़ाइन ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन दिख रही है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या 1 मार्क के किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इस पर्टिकुलर लाइन को कि मेटल्स किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ लिया है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयंस की वजह से। तो ये तो हम सब जानते हैं, बट इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ऐसा व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, बिहाइंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स के केस में और आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या रीज़न हो सकता है, आप ये बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम होकर पूछा जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन तो देखो सिंपल सा है, आपको बस डिफाइन करना है कंडक्टर्स को, बट उस डिफाइन में ये जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू आपको या तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ लेगा, या तो सीधा एमसीक्यू के लिए पूछ लेगा। 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग वैल्यूज के साथ और पूछ लेगा कि इनमें से कौन आप लोगों का करके कंडक्टर की वैल्यू है। और देखो, अगर कंडक्टर्स के बारे में पूछा है तो ऑब्वियस है कि एक एग्जाम्पल देना भी बनता है डिफाइन के बाद। तो जब तुम्हें एग्जाम्पल देने की बारी आए तो तुम्हारे आजू बाजू देखो कितने सारे मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, किसी का भी नाम लिख दो, ठीक है। बट जैसे मान लेते मैंने नाम लिख दिया आयरन का, तो मैं एक दूसरा नाम भी लिख देती हूँ इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को भी तो कंडक्टर कहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख देते हैं NaCl। आप NaCl ना लिखिएगा, उसको लिखिएगा एक्वस NaCl या फिर मोल्टन NaCl, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे इस टॉपिक पे बात की है। इवन जब तुम छोटे बच्चे थे तब भी तुमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की होगी कि जब भी हम किसी भी आयोनिक सॉलिड को अगर एक्वस फॉर्म में लेकर जाते हैं तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर अगर आप उसको मोल्टन फॉर्म में लेकर जाते हो तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि तभी आयंस पैदा होते हैं, है ना। अगर आप उसको मोल्टन स्टेट में नहीं लेके गए, अगर आप एक्वस फॉर्म में नहीं लेके गए तो आयंस क्रिएट नहीं होंगे। सेम इसी पैटर्न का सवाल तुमसे इंसुलेटर्स के टर्म में भी पूछा जा सकता है। तो अगर इंसुलेटर्स के टर्म में पूछा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो गई, आपकी डिफाइन हो गई। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू डायरेक्ट किसी भी MCQ या फिर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपसे पूछी जा सकती है ना। और एग्जाम्पल के नाम पर तुम क्या दे सकते हो, बहुत सारे नॉन मेटल्स तुम्हारे आजू बाजू होते हैं, किन्हीं भी नॉन मेटल्स को उठाकर एग्जाम्पल में डाल दो, या फिर किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड को एग्जाम्पल में डाल दो। अब देखो, इस चैप्टर का जब हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि सॉलिड्स को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, क्रिस्टैलिन और एमॉर्फस। फिर मैंने कहा था हमारा सिलेबस तो सिर्फ क्रिस्टैलिन वाला है ना, तो हमने फिर क्रिस्टैलिन को और फर्दर पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। वहाँ तुम्हें सिखाए थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि उन एग्जाम्पल्स में से कई बार तुमको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। तो भैया हमको हर किसी का तो नाम पता नहीं है ना कि तुम इंसुलेटर हो कि नहीं हो, तो बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो इंसुलेटर्स होंगे, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ से ये जो मैंने ग्रीन कलर की मार्किंग की है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है अगर मुझे बोर्ड्स का पेपर बनाना रहा तो, कि विच कैटेगरी ऑफ सॉलिड इज विच कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इंसुलेटर। तो याद रखना मॉलिक्यूलर सॉलिड चाहे कुछ भी हो जाए, एक्वस फॉर्म में लेकर जाओ या चाहे आपका मॉल्टन फॉर्म में लेकर जाओ, ये हमेशा मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके इंसुलेटर्स ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्रिएट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन तो क्रिएट हो गया डिफाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से, राइट। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल के नाम पे इन दोनों लोगों का नाम लिख देना, ठीक है। कौन से कैटेगरी के लोग इसको बिलोंग करते हैं, मेटेलाइट्स जो आपके होते हैं मेटेलॉइड्स, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लेते हैं मुझे एक 3 मार्क क्वेश्चन क्रिएट करना है, मैं बताइए कैसे करूंगी कि डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, 3 डिफाइन लिखो, मिल गए 3 मार्क, ठीक है। मुझे कोई एमसीक्यू क्रिएट करना है, मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्रिएट करवा डालूंगी, बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे पढ़ी हुई चीज़ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का डिफाइन सेमीकंडक्टर्स। अब आते हैं बैंड थ्योरी के बारे में, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ मेटल होगी, कोई भी चीज़ नॉन मेटल होगी, है ना, ये कैसे हमको पता चलता है। तो बैंड थ्योरी में आ जाओ, घुस जाओ, देखो बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैंड थ्योरी में 2 टाइप के बैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं कंडक्शन बैंड और एक होते हैं आप लोगों के क्या कहते हैं, बोलो, वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड पे बातचीत कर लेते हैं। तो कंडक्शन बैंड का डिफाइन सीधा सीधा याद रखना है कि हाईएस्ट एनर्जी का बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ये आपका डिफाइन का पहला पॉइंट तो ये बन गया। बट क्या सिर्फ इतनी सी डिफाइन लिखने नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं। डिफाइन में आपको सेकेंड टर्म भी लिखना है, बल्कि 2-3 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर शॉर्ट नोट आता है तो क्या लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ। बट अगर 1 मार्क के लिए आता है, 1 मार्क, तो 1 मार्क के लिए अगर आता है तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है कि इट इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स इन सॉलिड। ये हो गया आपका डिफाइन में ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको डिफाइन में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट पूछा जा सके आपको, कंडक्शन बैंड का शॉर्ट नोट। तो अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए तो पहला पॉइंट तो देखो यही हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि वो किस तरीके से फॉर्म होता है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मोबाइल और डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पॉइंट नंबर 3, ये वहाँ से आता है कि पॉइंट नंबर 4, डन, ओके। और उसके बाद दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, पॉइंट नंबर 5 पॉइंट्स लिखोगे 2 मार्क के शॉर्ट नोट के लिए। वैलेंस बैंड के लिए तुम्हें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में उसको डिफाइन कर देंगे हम लोग। जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है आपके कंडक्शन बैंड से उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या बन गया डिफाइन में, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये डिफाइन आ गया वीबी का यानी कि वैलेंस बैंड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बात याद रखना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था बट स्टिल मैं बता देती हूँ। वैलेंस बैंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी वैलेंस बैंड में कंडक्ट नहीं होती, तो इसका जो रीज़न है वो तुम्हें मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरा बोलो क्या है, आंसर है, डन। तो क्या हो गई हमारी बातचीत, कंडक्शन बैंड हो गई, एक आपकी वैलेंस बैंड हो गई। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग बैंड गैप। बैंड गैप के बारे में हमारा क्या कहना है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड गैप। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि आपको डिफाइन करना है, किस चीज़ को डिफाइन करना है, बैंड गैप डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक मिनट रुको, और क्या बनाया जा सकता है,
ठीक है, फॉरबिडन जोन की तुमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, इसका डिफाइन मैं लिखवा दूंगी या फिर देख लेंगे टारगेट में है कि नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उतने ठीक तरीके से उसने लिखा नहीं है कि डायरेक्ट इसकी मार्किंग की जा सके। ठीक है, बट फॉरबिडन जोन का डिफाइन हो सकता है। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे पता चलेगा या कौन डिसाइड करेगा, किस फैक्टर पे डिसाइड करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोगों का आंसर बनेगा, बट ये आंसर किस क्वेश्चन का बनेगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखेंगे विच फैक्टर विल डिसाइड, ठीक है, विच फैक्टर, ठीक है, विल डिसाइड वेदर, ठीक है, वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर promoted to conduction band or not from valence band। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और, हाउ यू कैन, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम प्रमोट करते हैं नीचे से ऊपर, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन promote electrons from valence band to conduction band, कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो ये अपना आंसर लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैन बी प्रमोटेड टू कंडक्शन बैंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जितना भी मैंने ग्रीन से मार्क कराया है इसे उतना ही आप क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, बस खत्म। डू यू नो, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो कि देखो एक सोडियम है और सोडियम में एक बैंड और उसके दूसरे बैंड के बीच में एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0 होता है, बट ये डेटा आपके काम का नहीं है, डू यू नो से क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अब तुमको आता है कि बैंड थ्योरी। अब अगर एक स्टूडेंट पढ़ चुका है तो बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर उसको कोई बोले मेटल्स को डिफाइन करो, है ना, तो अब वो मेटल्स को कैसे डिफाइन करेगा। जब तक हमें बचपन से पूछा जाता था कि मेटल्स क्या होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते थे कि मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये वो हम उस मेटल्स को डिफाइन नहीं करते थे, हम वो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताते थे, है ना, हम ये करते थे। हम इंसुलेटर या नॉन मेटल को डिफाइन नहीं करते थे, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताते थे। बट अगर तुम्हें डिफाइन करने को कहा जाए तो तुम कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या देखेंगे, रुको, इसकी मार्किंग करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा टारगेट रेफर करना पड़ सकता है इसमें, क्योंकि ठीक तरीके से लिखा नहीं है कि डायरेक्ट मैं मार्किंग करा सकूं। ठीक है, ठीक है, तो आ जाते हैं भैया अपने टारगेट में, एक बार देख लेते हैं ये मेटल्स नॉन मेटल्स तक की मार्किंग इसने बराबर की। तो ये क्या है, तो आखिरी में ही मेरा, अच्छा अभी तो हम रेडियस तक ही पहुंचे हैं, सिर्फ ये वाली है यार, हाँ, देखो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, मतलब बैंड थ्योरी के हिसाब से आप मेटल्स को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो वैसे तो ये चीज बुक में भी थी, बट मैं टारगेट से मार्क करा देती हूँ इसको। सबसे पहला तो आप कोई नहीं करोगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं, और फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहां से लिखोगे, इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विथ नो बैंड गैप। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जितना भी लिखा है सब हटा देना, और देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मतलब या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एकदम चिपके होंगे और नहीं भी होंगे तो इस तरीके से ओवरलैप होंगे, ये आपको बताना है अपना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली gain electrical energy when an external field is applied and are easily available for conduction। ये बना लोगे अपना पॉइंट नंबर 3 कि थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं ऊपर, है ना। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आपको ये डायग्राम बनाना है। पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं, और बस इतना लिखना है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कैटायन ऑफ मेटल्स आर इमर्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका पॉइंट नंबर 4। क्यों उसको ऐसा कहा जाता है इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, बट अगर तुमको मेटल्स की
कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने को कही जाए बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, वैसे ही तुमको कंडक्टिविटी किसकी भी पूछी जा सकती है, आपको इंसुलेटर्स की भी पूछी जा सकती है, राइट। अच्छा, तो अब अगर इंसुलेटर्स का पूछा जाए तब किस तरीके से करोगे, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर की बैच को मार्क करवाया था, उसी का है। पॉइंट नंबर 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ से यहाँ लिखोगे। पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और पॉइंट नंबर 4 में ये तुम्हारा डायग्राम, बस खत्म। ठीक है, 4 पॉइंट में आपका आंसर खत्म। सिमिलरली तुम्हें सेमीकंडक्टर्स का भी पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिखना है कि द वैलेंस बैंड से लेकर एम्प्टी तक, ये पॉइंट नंबर 2 बनेगा। पॉइंट नंबर 3 ये बनेगा कि एनर्जी गैप जो है वो दोनों के बीच में स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ से लिखोगे एट अ टेम्परेचर अबोव एब्सोल्यूट 0, और कुछ जंप करके चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पॉइंट यहाँ पे आएगा 4, और ये बना लो अपना पॉइंट नंबर 5, और उसके बाद डायग्राम को बना लो पॉइंट नंबर 6। तो सेमीकंडक्टर्स को अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करने को आया तो 6 पॉइंट, इंसुलेटर्स को आया तो 4 पॉइंट, और अगर आपके ऊपर मेटल्स को आया तो अगेन वहाँ पे कितने बोलो, 5 पॉइंट। अब कई बार कैसा होता है कि ये क्वेश्चन आपको क्लब करके दे दिया जाता है एक ही फॉर्म बार में, यानी कि एक्सप्लेन मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, यानी कि तीनों को एक्सप्लेन करो। तो फिर ये तीनों ही आंसर्स को आपको क्लब कर देंगे, तो आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो देखो 118 तुम्हारा स्टार मार्क क्वेश्चन है, तो इस स्टार मार्क क्वेश्चन पे मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये आपको वैसे का वैसे ही अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 119 भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको भी आपको अपनी नोट्स कॉपी में ऐसे का ऐसे ही इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को भी इंक्लूड करना है, तो ये वो 121 को भी इंक्लूड करना है ना। इसमें मतलब मुझको अलग से एक्सप्लेन करने की तुमको कोई नीड नहीं है, ये तुम खुद डायरेक्ट उठाकर लिख दो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, ये वाला। ठीक है, ये 115, बट ये उतना इम्पोर्टेंट, रुको इसको मैं थोड़ा देख लेती हूँ टेक्स्ट बुक से ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट वाले कई बार कैसे होते हैं, ज़बरदस्ती के कुछ चीज़ें, या कोई भी डाइजेस्ट वाले ऐसा भी करते हैं कि जो चीज़ें नहीं भी देनी चाहिए वो भी दे देते हैं, और हम लोग अननेसेसरी इतने सारी चीज़ों को याद करते हैं। तो वाली हरकत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग उससे बातचीत कर लेते हैं। किधर है, एक मिनट। नहीं, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं इसको टेक्स्ट बुक से ही मार्क करा देती हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि कंडक्टिविटी मेटल की ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होने लगती है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा उसका आंसर है। ऑब्वियसली कि लास्ट लाइन में देयरफॉर डाल देना, बट इस आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। ऐसी कभी भी ना बोर्ड एग्जाम में पेपर ऐसे नहीं लिख देते पैराग्राफ वाइज, लिखने का तरीका होता है। एक जो टीचर आपका पेपर चेक करता है ना, उसके सामने आपका इंप्रेशन ऐसा बनना चाहिए कि अरे भाई स्टूडेंट को तो सब आता है। तो प्रेजेंटेशन एक्चुअली बोर्ड्स के पेपर में काफ़ी हद तक मायने रखती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप मीन पोजीशन तक पॉइंट नंबर 1 क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट नंबर 2 क्रिएट करोगे, और द फ्लो से लेके मोशन तक पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 4 में आप अपना वो देयरफॉर लिखकर जैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हो, बस उस तरीके से क्वेश्चन रिपीट कर देना। ठीक है, अच्छा, और कुछ चीज़ें ठीक है, तो अब देखो फॉरबिडन जोन की डिफाइन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें आप लिखोगे द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय अ एनर्जी गैप, दैट एनर्जी गैप इज नोन एज फॉरबिडन जोन। दैट एनर्जी गैप, ठीक है, उस पर्टिकुलर एनर्जी गैप इज नोन एज आप लोगों का फॉरबिडन जोन। ये आपकी फॉरबिडन जोन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक बात में ध्यान रखना, मार्किंग मैं पूरी करवा चुकी हूँ, राइट, लेकिन होता क्या है कि आप जब पेपर लिखते हो तो पेपर लिखते वक्त आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते। कई बार सवाल इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर्स, ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
तो तुम बोलोगे ये तो आपने मार्क ही नहीं करवाया, बट पढ़ाया तो है कि इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए कि उसके बीच में से आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो कि आपको बोलो क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो उसके लिए जब भी कुछ कराई जाए तो गधे के जैसे या फिर बेहोशों के जैसे मत उसको बैठ जाना, उसको ठीक से रीड करना बराबर। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपको अपनी नोट्स कॉपी में आज लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये हो गया कंडक्टर्स को डिफाइन करना, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके इंसुलेटर्स को डिफाइन करना, और तीसरा क्वेश्चन हो गया सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ये जो मैंने मार्क करवाया है पिंक कलर से, व्हाट इज द रीजन, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आप सुनो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवें क्वेश्चन को अपने ऐसा फ्रेम करना, व्हाट आर द कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ इन कंडक्टर्स, इन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो वैल्यू लिखाई गई है इन वैल्यू को आप अपना क्या बना लोगे, पांचवा क्वेश्चन। यूनिट में गड़बड़ मत करना, ये बन गया आपका पांचवा क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में आना कि विच गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स में नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। गिव टू एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में मेटलॉइड्स रहेंगे, लेकिन तो मेटलॉइड्स के नाम याद रख लेना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। गिव टू एग्जांपल ऑफ मेटल्स, तो एक तो खुद मतलब एक गिव टू एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में तो एक खुद आपका मेटल आ गया और दूसरा कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगा। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन बनेगा, गिव टू एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, सातवें क्वेश्चन में आते हैं। सातवां क्वेश्चन ये रहेगा आपका डिफाइन कंडक्शन बैंड। आठवां क्वेश्चन डिफाइन आपका वैलेंस बैंड। नौवां क्वेश्चन आप लोगों का एनर्जी गैप डिफाइन करो, और 10वां क्वेश्चन आपका फॉरबिडन जोन डिफाइन करो। मतलब बेसिकली सब डिफाइन वाले। अब 11वां सवाल ये वाला, वैलेंस बैंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 12वां सवाल विच फैक्टर, और 13वां सवाल हाउ कैन वी प्रमोट। 13 क्वेश्चन हो गए। अब सुनो 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन बैंड थ्योरी। ठीक है, यानी एक्सप्लेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड क्या नाम है आपके इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स, जो भी लिखा होगा बुक में, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी मतलब बैंड थ्योरी के बेसिस पे आप इन सभी को एक्सप्लेन करिए। तो जो मैंने मार्किंग यहाँ करवा के दिए ना आपके 13वां आई थिंक 13 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था, राइट। हाँ, तो आपको ये सारे एक ही बार में कंबाइन करके लिख देने, सारे 13 के 13 एक ही बार में, मतलब तीनों के तीनों एक ही बार में, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। लेकिन अब ऑब्वियस है कि बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, उसके बेसिस पे मेटल नॉन मेटल एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो कोई ना कोई इंट्रोडक्शन तो तुम्हें बैंड थ्योरी का देना चाहिए, है ना। अच्छा, और उसके बाद अब कैसे करोगे इंट्रोडक्शन, जब दोगे तो ऐसा लिखना इंट्रो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज को हम बैंड थ्योरी के हिसाब से समझाएंगे, पॉइंट नंबर 1। 30 नंबर के क्वेश्चन में बैंड कैसे बनता है, बहुत सारे जब एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तब आप लोगों का क्या बनता है, बैंड। ये पॉइंट नंबर 2 बनाओगे, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना शुरू करोगे मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, और फिर आपके इंसुलेटर्स को। सो दिस विल बिकम योर क्वेश्चन नंबर व्हाट 13। ये क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 13 बन जाएगा। क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, यहाँ बात हो गई हाउ बैंड्स आर फॉर्म्ड, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कि बैंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। तुमको क्वेश्चन नंबर 15 में ये सब लिखना है, ये जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चन है ना नोट्स कॉपी के, राइट। 15 में एक कहाँ से शुरू होगा, 15 का स्टार मार्क क्वेश्चन बोलो। ये 15, ये 16 है ना, ये 17, और उसके बाद ये 18 सवाल तक पहुंच गए। अब 19 सवाल में देखते हैं हम लोगों को क्या लिखना होगा। 19 सवाल में ये लिखना है तुमको, कहाँ गया ये जो मार्क करवाए थे टेम्परेचर वाला, कहाँ गया, अरे ये कौन सी बुक खुल गई, एक मिनट। 19 आई थिंक मैंने इस वाली PDF में मार्किंग करा दी है शायद। 19 हाँ, ये जो मार्किंग कराई ना ये वाला, ठीक है, कि क्यों कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। बल्कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से एक ट्रू और फॉल्स बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर MCQ, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी तो बढ़ती जाएगी, बट नहीं, एक स्टेज पर डिक्रीज भी होगी। तो ये 19 हो गया। फॉरबिडन जोन वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, आपको जितने भी डायग्राम्स है बैंड थ्योरी के, जो भी डायग्राम्स मैंने बताए, ठीक है, बैंड थ्योरी के, सॉलिड्स के, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए,
तीनों डायग्राम एक साथ बनाना है। तो उसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्रॉ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, आई थिंक 21 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा। और उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 22 हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या, ठीक है बस यहीं तक रखते हैं। और उसके बाद जब ये क्वेश्चन नंबर 21 तक लिख लोगे तो 21 तक लिख लेने के बाद आई जस्ट डोंट थिंक कि कुछ छूटा है मेरे को रिकॉल करके बताने में। लेट से अगर कुछ छूट गया होगा जो मैंने वीडियो बनाते वक्त बताया है बट अभी आखिरी वक्त पे रिकॉल करते वक्त नहीं बताया है, तो उसको भी नोट्स कॉपी में इंक्लूड करना है, क्योंकि आके नोट्स कॉपी तुम्हारी है, एग्जाम तुमको देना है। तुम अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में रहोगे क्या, जान दो ना 2 क्वेश्चन कम लिख लेते हैं, इसको पता नहीं चलेगा। तो देखो मेरा नुकसान थोड़ी ना, नुकसान तो तुम्हारा है ना, बोर्ड एग्जाम फाइनली तुम्हें देने। क्योंकि जब तुम फाइनली इन सब चीज़ों को रिवाइज करने बैठोगे तब तुम क्या वाली हरकत करोगे कि कॉपी खोल रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं, वीडियो को वापस से देख रहे हैं, नहीं ना। फिर चलो, तो ये हो गई हमारी मार्किंग डन। कल हम लोग सेमीकंडक्टर्स की मार्किंग कर लेंगे। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने सेमीकंडक्टर्स की मार्किंग कराई है कि नहीं कराई। अगर नहीं कराई होगी तो कल करा दूंगी, अगर करा दी होगी तो फिर ये चैप्टर की मार्किंग खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर करा दी होगी तो, नहीं कराई होगी तो फिर कल सेमीकंडक्टर्स की कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल 21 सवाल है, एक भी सवाल कम ज़्यादा नहीं करने का।